अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो जो परसों अपलोड हुई थी उसके नीचे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स छोड़े हुए थे, तारक भाई हम पैसा किस जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें। बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने लिखा है और ख़ासकर ये वो दोस्त हैं जो पैसा लगाना भी चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। अच्छी बात है। मैं आपको ना 2-3 टिप्स दूंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके लिए। आपके पास जब भी टाइम हो आपने मेरी वीडियो को पूरी देखना है और इसको फॉलो भी करना है जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसी में से आपको बड़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और वो चीज़ें मिलेंगी जो बगैर किसी लॉस के आप तक पहुँचेंगी। इंशाल्लाह आपको वो हमेशा हेल्पगार आपके लिए होंगी, मददगार साबित होंगी। एक तो जब मैंने ना ये फार्म बनाया था, हमने अपने काफ़ी दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ये मशवरा भी किया था कि हम इस तरह से एक कैटल फार्म एक बनाने जा रहे हैं, तो क्या करें। सब के सब दोस्तों ने ऑलमोस्ट हमें मना कर दिया था कि ये काम बड़ा मुश्किल है, ये ना करें। ऐसा ना हो कि आप 2 टाइम का जो खा रहे हैं तो आपको 1 टाइम की मिले, इतना लॉस ना आप कर बैठें। इस सारी सिचुएशन के बावजूद, ये सारी राय लेने के बाद मैंने फिर भी ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम ये करेंगे। हमने अल्लाह का नाम लिया और इसकी बुनियाद रखी। जैसा हमने सोचा था वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये होता गया। उसके बाद मैं अब ज़्यादातर लोगों से राय लेता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों या तो आप राय उस बंदे से लें जिसका मुतलका फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो उस बंदे से, तो या फिर अगर वैसे किसी से पूछना है वो तो फिर आपको डराएगा, क्योंकि ना वो खुद कर रहा है ना ही वो आपको करने देगा। खैर, अभी आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आपने कारोबार कैसे शुरू करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पैसे लगाऊँ, यहाँ पैसा जो लगाऊँगा वो मेरा कितना सेफ़ एंड सिक्योर होगा और मुझे कितनी उसकी आउटपुट हो सकती है। मैंने बाकी जो भी काम किया है ना, वो अपने इस इलाके की ज़रूरत को देखते हुए किया है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त मैं ठीक था, समझदार भी था और ये 2007 की बात है। इसी जगह पे हमारी फसलें थी और यहाँ पानी का कोई असबाब नहीं होता था ट्यूबवेल का, और हमारे हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि हम एक ट्यूबवेल अपनी लगा लें। बड़ी अच्छी तरह से मुझे याद है वो सीन, अभी भी मुझे याद है जब इतनी शदीद गर्मी होती थी। मई जून जुलाई का महीना होता था, टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड प्लस होता था और फसल कहती थी आज कल 2 दिन हैं आपके पास, पानी लगेगा तो बच जाएगा, नहीं तो सारा ही जाएगा। और मेरे अब्बू इतने परेशान होते थे इस काम के लिए कि क्या मैं बताऊँ, मैं उनको देख भी नहीं सकता था, उनकी परेशानी इतनी थी और मैं बेबस था। हमारी ज़मीन के बिल्कुल साथ एक ट्यूबवेल होती थी, मैं अब उनका नाम नहीं लेता। वो पानी इस तरह से तरसा के ज़मींदारों को देता था, मैंने कईयों को रोते हुए देखा, यकीन करें। बड़ा मुझे ना अजीब लगता था कि यार ये क्या दुनिया, पैसा भी नगद दे रहे थे उसको और वो बड़ा महंगा पानी दे रहा था। और मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो मैंने ये नीयत की थी कि जब भी हमारे पास पैसा आया सबसे पहले इस इलाके में पानी का बंदोबस्त करूँगा। उसके बाद मैं अपने कपड़े भी बाद में ख़रीदूँगा, अपने लिए घर भी बाद में बनाऊँगा, बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें साइड पे, पहले पानी का मसला हल करूँगा। फिर इसी तरह से मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जब मैं हुआ तो ये पानी का बहरान वैसे का वैसा ही था और फसलों को यहाँ इतनी गर्मी होती है, तीसरे चौथे दिन पानी देना पड़ता है। नहर में पानी कभी बंद हो गई, कभी आ गया, कभी बंद हो गई, कभी आ गया, तो नहर के ऊपर नहीं चलता था ये निज़ाम। मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि कोई ऐसा पैसे वाला बंदा हो जिसके पास 4 लाख 5 लाख रुपए हों, सिर्फ वो यहाँ ट्यूबवेल लगा दे, हम जगह भी देते हैं। ये मेरा ख्याल था, क्योंकि हम तंग इतने थे, सिर्फ हम नहीं, ये सारे लोग बड़े तंग थे। लेकिन ये गुर्बत ही इतनी थी, क्या बताएं आपको, कि लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। एक ही था, वो पानी देते ही नहीं थे, अब अगर देते थे तो बड़ा ज़्यादा ज़लील करते थे वो, और आज चाहिए तो 4-5 दिन के बाद जब आधा नुकसान हो जाता फिर वो देते। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि कोई बंदा आके पैसा लगाए ताकि हम पानी इस लेंगे ना उसको तो पैसा हम देते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे कोई ऐसा सरमाया वाला बंदा उस वक्त जानता नहीं था।
फिर हम पढ़ लिख के, मैं भी और मेरा छोटा भाई शाहद, हमने भी छोटे मोटे काम शुरू कर दिए थे अपने, कुछ जॉब कर, पहले हम जॉब ही कर रहे थे दोनों। कुछ हमने पैसे जोड़े, कुछ हमारे जानवर थे, हमने ये सारा बेच बटा के ना अपना, हमारे 4 लाख रुपए लगे थे और हमने अपनी ट्यूबवेल लगा दी थी। जब ट्यूबवेल लगी थी तो हम बड़े खुश हुए थे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारे इलाके के लोग बड़े खुश हुए थे कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम आपने किया है। और हमारे पास ट्रैक्टर भी उन दिनों में नहीं था इसको चलाने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर और लोगों के पास बहुत ज़्यादा थे, तो हमारा मसला हल हो गया। जैसे ही हमने अपना ट्यूबवेल लगाया तो इस बंदे की फ़ौरन छुट्टी होगी, ये ज़ीरो करके रख दिया हमने। वो ट्यूबवेल लग गया। अब हमें ये था कि हम किसी को भी फ़ोन करते कि भैया अपना ट्रैक्टर लेके आओ, ट्यूबवेल चला दो। हम भी चलाते, दूसरे लोग भी चलाते, सारे लोग जो थे ना, कुछ सुकून हो गया इलाके में। फिर हमारे पास जब पैसा आया, हमारे कारोबार चले, तो फिर हमने सोचा कि हम इसको अब और सस्ता भी करें, क्योंकि डीज़ल के ऊपर ये अफोर्ड नहीं हो रहा था अब लोगों का, फिर भी लॉस हो रहा था। तो हमने सोलर की इंस्टॉलेशन कर दी। जो 2200 रुपये घंटे पानी लोगों को मिलता था, वो हमने करके रख दिया 1000 के ऊपर। और हमने ख़ुसूसन ज़िम्मेदारों को जा के कहा कि जिसको ज़रूरत है, जब वो आएगा नंबर से उसको पानी मिलेगा, लेकिन आपके पास पैसे हों तो आप हमें दे दें, अगर नहीं है तो जब आप फसल सेल करें 6 माह के बाद, आप हमें हमारा खाता क्लियर कर दें। 2 साल में हमारा पैसा पूरा हो गया होगा। तो इलाके की ज़रूरत के ऊपर मेरी नज़र थी और उस ज़रूरत के मुताबिक हमने पैसा खर्च किया, और वो इन्वेस्टमेंट हमारी इस वक्त फ्री है। ट्यूबवेल के पैसे भी पूरे और सोलर सिस्टम के भी पैसे पूरे। फिर इसी तरह से हमने दूसरी जगह के ऊपर सोलर सिस्टम एक इंस्टॉल किया, एक दोस्त के साथ मिलके, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट अपने पैसे पूरे कर चुका है। जब आप ऐसी जगह के ऊपर पैसा लगाएंगे तो फिर पैसा चल के आपके पास आता भी है, इज़्ज़त के साथ आता है। ये पसमानदा इलाका गिना जाता है पूरे पाकिस्तान से, कि पसमानदा तरीन इलाका है। इतना पसमानदा इलाका होने के बावजूद यहाँ पे ब्रायलर गोश्त का रेट कराची के रेट के बराबर है। क्या वजह है? माफिया का राज है। माफिया ने यह सोचा हुआ था कि हम यहाँ ब्रायलर का गोश्त अपनी मर्ज़ी से पैदा करेंगे, अपनी मर्ज़ी के रेट देंगे, और वो इस काम में कामयाब है क्योंकि उनका सेटलमेंट है सारी आवाम के। हम जब भी बाहर निकलते हैं हर जगह पे रेट कम होते हैं थोड़े से। अब मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ की हदूद जो है ना शुरू होती है वो 8 किलोमीटर दूर। वहाँ पे एक लड़का था, मज़दूरी करता था गालबन, और इस इलाके में मज़दूर जो है वो 900, 800, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करता है। उस लड़के ने गोश्त की दुकान बनाई। अब देखें कि उसने क्या चीज़ सोची, लोगों से जो ब्रायलर का गोश्त सप्लाई करते हैं उस कंपनी से रब्ता किया कि हमें गोश्त चाहिए। अब वो गोश्त दे के जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने गोश्त का रेट दिया है 450 रुपये का, कि आज का रेट 450 रुपये किलो गोश्त देना है आपने। अगर वो 450 रुपये है ना दे रहा है वो लड़का गोश्त, तो हमारे शहर में 550 या 580 रुपये या 600 रुपये उनका और हमारे शहर का फ़र्क 120 से लेकर 150 रुपये पर केजी तक होता है। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने रेट का डिफरेंस दे रहे हैं तो कैसे आप मैनेज करते हैं? उसने बोला कि सारे लोग पाकिस्तान में गोश्त के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, जबकि इसका मुर्गी का वेस्ट भी बिकता है। अगर आपने 2 किलो की ज़िंदा मुर्गी ली, उसमें से 1 किलो वेस्ट, 1 किलो मीट निकलता है मुर्गी का। यही सारे जानवरों के ऊपर यही फार्मूला है, 50% मीट, 50% वेस्ट। लेकिन मुर्गी का 50% वेस्ट जो है वो फीड कंपनियां दोबारा ले जाती हैं, उसे एज ए प्रोटीन सोर्स यूज़ करती हैं और दोबारा फीड में डाल देते हैं उसको। जब मेरी लास्ट बात हुई उस वक्त पहले 2800 रुपये मन वेस्ट चल रहा था, और अब उनका जो वेस्ट है वो 1800 रुपये रेट उसका हो गया है। तो कहता है कि हमने गोश्त का रेट गवर्नमेंट ने 450 रुपये दिया है, तो हम 430 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं। हम डिपेंड ही नहीं करते गोश्त के प्रॉफिट के ऊपर। हम इसके जो निकल रहा है वेस्ट आ रहा है ना, उसकी खलड़ी, उसके पार, नाड़े वगैरह, उसकी जो भी सारा फुजला होता है सारा, वो 1800 रुपये मन बिकता है। जब गोश्त का रेट 150 रुपये सस्ता होगा तो लोग वहाँ पे लाइनें लगना शुरू हो गई कि इतना सस्ता हो गया 150 रुपये।
शाम को अगर एक दुकानदार गोश्त बेचता था 2 मन, 80 किलो 50 किलो, यही आम नॉर्मल सेल आती है, उनकी 15 मन सेल हो गई। उन्होंने आगे लड़के रख लिए, कसाई और बढ़ा लिए, लेबर बढ़ा ली। अभी उनका तकरीबन 25 से 30 मन प्लस मीट सेल हो रहा है डेली बेस के ऊपर। मतलब 25 से 30 मन उनका वेस्ट जा रहा है और वो प्रॉफिट ले रहे हैं सिर्फ 20-30 रुपए पर केजी। गोश्त के ऊपर भी ले रहे हैं क्योंकि उनके खर्चे मुलाजम रखे हुए हैं उन्होंने। अपना उनका जो प्रॉफिट है ना, वो मैंने उस दिन उनकी कैलकुलेशन की थी, 55,000 रुपये पर डे का उस बंदे को बचत आ रही थी। अंदाज़ा करें, अगर 2,000 रुपये मन वेस्ट उसका जा रहा है, 2,000 रुपये मन, तो 30 मन 60,000 का था, लेकिन लगभग ये 200 रुपये कम था, 1,800 रुपये मन का रेट था, तो 55,000 रुपये उनको उस दिन की बचत आई। सिर्फ उन्होंने बोला कि हमने सोचा ही नहीं कभी कि हम गोश्त में से कमाएंगे, हम इधर से कमा रहे हैं, कमाना तो पैसा ही है ना। दूसरे नंबर पे उन्होंने एक और काम करना शुरू कर दिया, जो भी बंदा आता उसका व्हाट्सअप का नंबर लिखते जा रहे हैं, सबका नंबर सेव कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब वो स्टेटस लगाते हैं, हर बंदे को घर बैठे पता चल जाता है कि आज का रेट ये है। पूरे इलाके के, हमारे शहर के लोग, मेरे गांव के लोग, बेशुमार दूर दराज इलाकों के लोग, दूसरे शहर से, चिश्तिया सिटी से, सराउंडिंग से, उन्होंने अपना कोई 1 लाख से ऊपर का कस्टमर बना के रख दिया साल में। ठीक है, अब उन्होंने बड़े बड़े अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, डेली उसमें वो डाल देते हैं उसका रेट कि हमारा ब्रायलर का ये रेट है। धड़ाधड़ वहाँ लाइनें लग जाती हैं, पता नहीं कितना गोश्त उनका बिक रहा है। अब जो माफिया सोच के बैठा था वैसा तो हुआ ही नहीं, इनकी सेल का सत्यानाश करके रख दिया उन्होंने। और इलाके के सारे कसाई परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। इस तरीके से जब आप सर्च करके काम करेंगे ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया कभी ज़ाया होगा ही नहीं। असल चीज़ आपको समझाने की थी कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करने का सोचें, किसी से मशवरा आप लें। मुझसे पूछें कि रावलपिंडी का एक गांव है या एक उसका कोई मोहल्ला है, मैं वहाँ पे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता लोगों की वहाँ क्या ज़रूरत है। मैं आपको बोल दूँ भाई किराने की दुकान बना दें, जनरल स्टोर बना दें, वहाँ पहले ही 20 जनरल स्टोर हैं, 5,000 लोग हैं या 10,000 लोगों का मोहल्ला है, और 10,000 के लिए वहाँ पहले 50 स्टोर बने हों। एक मैं आपको मशवरा दे दूँ, मेरे कहने पे आप पैसा लगाएं, जब मुझे पता ही नहीं वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है। इन्वेस्टमेंट बेसिक होती है ज़रूरत पूरी करना इलाके की या दूसरे बंदे की, तो वहीं से फिर आपको पैसा मिलता है। जो भी दोस्त पैसा लगाना चाहते हैं किसी कारोबार में, आप अपनी मौजूदा जगह को देखें। और पिछले कुछ सालों में, आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। 2008, 9, 10, 11, 12 ये साल लोड शेडिंग के थे पाकिस्तान में, बेतहाशा लोड शेडिंग थी। आप कह लें कि 12 घंटों में 1-2 घंटे बिजली आती थी। हमारे इलाके में तो यही हाल था, इंटीरियर ये पंजाब में, शहरों में भी यही था तकरीबन। तो शहरों के अंदर मैंने एक नया काम उस वक्त देखा था, कुछ लड़कों ने ना एक मकान लेके खाली, वहाँ जनरेटर रखे बड़े बड़े, वो जनरेटर उन्होंने तारें दे दी आप मार्केट के अंदर के जी, एक पंखा एक बल्ब आप चलाएं और जो भी आप कर रहे हैं काम वो साथ करें, हम आपसे फ़िक्स बिल 1,000 महीने का लेंगे या 2,000, उनकी जो भी डील हुई थी। तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदे ने जनरेटर रखा, किसी ने 50 दुकानों को कवर किया, किसी ने 100 दुकानों को कवर कर लिया। उनकी अच्छी खासी आमदन हो गई थी। मेरे शहर के अंदर वहाँ लोगों ने बड़ा पैसा बनाया था। जब बिजली आम हुई तो बिजली फिर सस्ती भी रही 2-3 साल 4 साल, फिर बिजली महंगी होगी बहुत ज़्यादा। फिर एक परेशानी बन गई बिजली की कि अब 40-50 रुपये का यूनिट है, इसको कैसे मैनेज करें। तो लोगों ने सोलर की तरकीब देना शुरू कर दी और फिर सोलर का काम किया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। हमारा सारा सोलर का सेटअप, हमारे घरों में भी सब सोलर लगा हुआ है, मेरे भी, शाह साहब के भी, हमारे ये ट्यूबवेल फार्म सारा सोलर के ऊपर। तो ये वो हमारा दोस्त ही इंस्टॉल करके गए, तो उनका कोई काम नहीं होता था। उन्होंने छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था ये सोलर का, और आज वो भी करोड़पति बन गए इसमें से। उन्होंने देखा कि ये ज़रूरत है, अब लोग इस तरफ आएंगे। 40-50 लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक पंखा, एक बल्ब, एक फ्रिज आप चलाएं, आपको महीने का 12-14 हज़ार रुपये बिल आ रहा है।
तो ये कौन अफोर्ड करेगा? इतनी तो इस इलाके में मजदूरी नहीं मिलती एक बंदे को, वो बच्चे पालेगा या ये चीज़ें चलाएगा। तो जिनके पास पैसा ज़्यादा था उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर देना शुरू कर दिया, किसी ने किस तरह से ऐसे करता है। बिला वजह मैं अब यहाँ पे उठ के एक ऐसा कोई काम कर दूँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है तो मेरा पैसा डेड हो जाएगा, मैं कहूँगा मुझे लॉस आ गया। अभी मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो है दूध का। हम बाहर से दूध ख़रीदेंगे फार्मों से, थोड़ा ख़रीदेंगे, पहले अपने गांव में शुरू करेंगे। दूध, दही और मीट, सब्ज़ियों का सारा सेटअप हम चलाएंगे। वहाँ पे हम एक बंदा रखेंगे जो इस सारे सेटअप को लेकर चलेगा। तो ये सेल थोड़ी आएगी शुरू में 1 साल के लिए, मुझे मसला नहीं है सेल का, लेकिन सेल इतनी भी थोड़ी नहीं होगी, हमारे ख़र्चे अच्छे निकलेंगे। मैं पहले इसका पूरा एक सिस्टम, एक पैटर्न बनाऊंगा कि हमें दूध कैसे ख़रीदना है, सस्ता कैसे मिलेगा, आगे कस्टमर को कैसे रिलीफ देना है और अपने कस्टमर को मैं अपडेट कैसे करूंगा, ये सारे एक निज़ाम को सेट करूंगा। मैंने मुलाज़िम को रखना है, मेरा मुलाज़िम 2 नंबर तो नहीं करेगा, मैं इस चीज़ का हल निकाल के बैठूँगा। दूध में पानी ना मिला के दे सके कोई भी, ऐसा परफेक्ट निज़ाम है, मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन अभी क्योंकि भाई एक मेरा वो थोड़ा सा बीमार है तो उनके साथ हम लगे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। वो जैसे ही सेहत जब होंगे, हमें 2, 3, 4 महीने अभी मज़ीद लग सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगे हॉस्पिटल से फ़ौरन हम इसको शुरू कर देंगे। अभी मेरे पास मेन पावर नहीं है क्योंकि मैं इस सारे सेटअप को देख रहा हूँ, अपने फार्म को और ये सोलर को और ये इधर उधर। तो फिर हम इस सिस्टम के ऊपर पैसे लगाएंगे। एक तो हम सीख लेंगे कि दूध ख़राब ना हो, दूध को ख़रीदना कैसे है, लोगों का फ़ीडबैक कैसा आ रहा है, कस्टमर खुश कहाँ पे होता है। छोटा लगेगा ना, टेंशन नहीं है, साल में बहुत कुछ सीख जाएंगे और इसके प्रॉफिट की रेशो भी आ जाएगी। प्रॉफिट थोड़ा भी बहुत होता है, बुरी चीज़ नुकसान होता है, आप नुकसान से बचें। प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आ तो रहा है ना, जा नहीं रहा। शाम को आपको 1000 रुपये भी आ रहा है, महीने का 30, साल का 3,60,000 रुपये आपको आ रहा है। कैसा? इसी तरह के 10 सेटअप हों, आप कितना कमा रहे हैं सर? आप 1.5 मिलियन तो साल का कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं है ना। मेरी आज की दुआ है आप सारे दोस्तों के लिए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, नस्ल में, आपके कारोबार में बेशुमार अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए और ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग बसते हैं सब के अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे ताकि लोग अमन और सुकून से रहें। आमीन सुम्मा आमीन।